हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं 2023 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। किस सब्जेक्ट का ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन है? हमारा सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का है। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है पीयू 8 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में हमसे 10 क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि कोई भी 7 आपको बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे सामने दो क्वेश्चन खुला हुआ है, वन का ए और वन का बी। वन का ये क्या कहता है? व्हेन द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सैनिटरी लैंडफिल ब्रेक्स डाउन, यानी कि आपका जो सैनिटरी लैंडफिल है उसमें जो भी मैटर है अगर वो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारा कौन सा गैस इसमें जनरेट होगा? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ द कौन सा गैस जनरेट होगा? तो जनरली हमारा कौन सा गैस जनरेट होता है? मीथेन जनरेट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स, इसमें से कौन सा जो है हम लोग कई बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कई बार उसको कुछ ना कुछ नया चीज बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो लकड़ी का भी हम लोग बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें ये क्वालिटी है रिसाइकलिंग का वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वालिटी किसमें है? ये रिसाइकलिंग का एल्यूमिनियम। आपको एक समय के लिए प्लास्टिक लग सकता है लेकिन प्लास्टिक से ज्यादा क्वालिटी किसमें? एल्यूमिनियम में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, क्या प्लास्टिक से हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं? ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा? ट्रू नहीं है। बात समझ गए? ये हमारा क्या है? पहला स्टेटमेंट ही सर ट्रू नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वन। दूसरा क्या कहता है? ए ट्रांसपोर्टर ऑफ हजार्डस वेस्ट इज सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस अंडर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टर जो है मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है किसको? हजार्डस वेस्ट को, वो किस रेगुलेशन के अंदर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RCRA, CFRC, LP, नेपा, NPL जो भी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? RCRA हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ से आपको दो तीन बात बताते हैं। जैसे कि किसी किसी को ये लग सकता है कि इसका करेक्ट आंसर नेपा होगा, ठीक, लेकिन मुझे जो सही आंसर लगता है वो RCRA होगा, तो इसलिए हमने RCRA को सेलेक्ट किया है। RCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? RCRA का फुल फॉर्म रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ दे, RCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। बस समझ गए? तो इसका सही आंसर RCRA है। आपको एक और बात बता देते हैं, आपको जो है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके काम का बहुत सारा चीज रहेगा, जैसे कि कुछ लिंक वगैरह होगा इंपॉर्टेंट, जैसे टेलीग्राम का लिंक हो गया जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ गए? या फिर और भी कुछ खास तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल सकता है, इसलिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड, इसमें से कौन सा जो है लैंड फिलिंग मेथड नहीं है? लैंड फिल मतलब जमीन को भरने वाला काम। तो बैंगलोर मेथड, एरिया मेथड, डिप्रेशन मेथड, ट्रेंच मेथड। इसमें से आपका जो बैंगलोर मेथड है वो हमारा लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। बैंगलोर मेथड हमारा जो है डिकम्पोजिशन मेथड है। ठीक है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? बैंगलोर मेथड कंपोस्टिंग मेथड है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, बैंगलोर मेथड, इसमें से जो है लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का किस मेथड में डिकम्पोजिशन ऑफ एनएरोबिक वेस्ट टेक प्लेस? जैसे ही एनएरोबिक वेस्ट आपको दिख जाएगा डिकम्पोजिशन में, आपको क्या समझ लेना है? बैंगलोर मेथड। ठीक है, एक होता है इंदौर मेथड होता है। ठीक, एक हमारा कौन सा मेथड होता है? इंदौर मेथड होता है। एनएरोबिक लेकिन जब कहेगा तो आपको क्या समझना है? बैंगलोर मेथड समझना है। तो क्वेश्चन F का सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर मेथड हो जाएगा। आप समझ गए? तो आपको ये इसी क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन का बैंगलोर मेथड दिख गया। अंतर क्या है पता है? लैंड फिलिंग में बैंगलोर मेथड नहीं होता है। बैंगलोर मेथड क्या है हमारा? कंपोस्टिंग मेथड है। ठीक है, जिसमें कि एनएरोबिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द फीचर्स ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि हमारा जो कचरा एकदम नहीं के बराबर वेस्ट होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सारा को मैनेज कर लेंगे, मतलब उसका सही इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड, अगर हम लोग हर तरह के को अलग अलग कलेक्ट कर ले, हर तरह के कचरा को अलग अलग कलेक्ट कर ले। या फिर सेपरेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, जो हमारा सोर्स है वहीं पे हम गार्बेज को सेपरेट कर दें। ठीक है। या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन ऑल एक्टिविटीज, हमारा जो भी समाज है उसको हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा दिलवा दीजिए। तो इसमें से मेरे हिसाब से ये हम लोग तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, तीनों ऑप्शन सही है, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द। अगर आपको कचरा को वेस्ट जो है वेस्ट मैनेजमेंट करना है, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको सारा काम करना पड़ेगा। अलग अलग इकट्ठा कीजिए, ठीक है, उसको अलग अलग जहाँ से निकल रहा है वहीं पे पहले अलग कर लीजिए, उसको अलग अलग इकट्ठा कीजिए, समाज को इसके लिए जागरूक कीजिए। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है? सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, कि दोनों होता है, कि कुछ नहीं होता है? तो मेरे हिसाब से बायोमेडिकल वेस्ट में दोनों होता है, सॉलिड वेस्ट भी होता है और लिक्विड वेस्ट भी होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 3 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। ये देखिए, जैसे अर्थवॉर्म का बात करेगा, अर्थवॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवॉर्म मतलब हो गया केचुआ। केचुआ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग अगर केचुआ का प्रयोग करेंगे, अर्थवॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो वो कौन सा मेथड है? उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हजार्डस वेस्ट इज। हजार्डस वेस्ट की वजह से जो आपका सबसे ज्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? क्या एयर पॉल्यूशन होता है? कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है? ग्राउंड वाटर का नहीं मतलब जो पानी हमारा जमीन के अंदर है। ठीक है, तो हमारा जो है हजार्डस वेस्ट की वजह से जो सबसे ज्यादा पर्यावरण पर असर पड़ता है वो क्या होता है कि हमारा जो है ग्राउंड वाटर, यानी कि जो जमीन के अंदर का पानी है वो खराब हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हजार्डस वेस्ट से हमारा सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है सर? कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जे का दूसरा नंबर हो जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है? व्हाट इज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है हमारा? दूसरा क्या है? एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का सोर्स क्या, मतलब कहाँ से ये निकलता है? डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का आपको कंपोजिशन भी बताना है, क्या क्या बताना है? सॉलिड वेस्ट क्या है, इसका सोर्स क्या है, और उसका कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड वेस्ट होता क्या है। सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, और वेस्ट मतलब कचरा। जो कचरा आपका ठोस हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड वेस्ट कहेंगे। सॉलिड वेस्ट हमारा क्या बताता है? एनी डिस्कार्डेड और एबेंडेंट मटेरियल्स। एक बड़ा प्यारा शब्द है डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है पता है आपको? डिस्कार्डेड का मतलब होता है जिसको त्याग दिया गया या फिर जिसको छोड़ दिया गया है। तो कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हमारा क्या बताता है? कोई भी ऐसा त्यागा हुआ मटेरियल, ठीक है, जिसको कि अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में नहीं हो, ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड वेस्ट। ऐसा मटेरियल जिसको कि हम लोग फेंक दिया, मतलब अब वो किसी काम का नहीं है, और वो अगर ठोस अवस्था में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड वेस्ट कहते हैं। इसमें हमारा क्या क्या आता है? घर का कचरा हो गया, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, कंस्ट्रक्शन से मलबा वगैरह जो निकलता है वो हो गया, एंड अदर रिफ्यूज जनरेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, या फिर बाकी रिफ्यूज जो कि कौन जनरेट करता है? ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट होता है। इसका सोर्सेस का बात किया जाए सॉलिड वेस्ट का, सोर्स कहाँ कहाँ से ये जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट? सबसे पहला रेसिडेंशियल एरिया, हम लोग जो है घर से जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग फूड स्क्रैप्स वगैरह पैकेजिंग, यानी कि जिसमें हमारा कोई भी मटेरियल पैक होकर आता है वो सब का हम लोग छिलका उलका फेंकते हैं, पेपर वगैरह फेंकते हैं, या फिर कोई भी टूटा फूटा आइटम जो घर से हम लोग फेंकते हैं, सब इसमें आ गया, सॉलिड वेस्ट में आ गया। यहाँ से हम लोग और क्या देखेंगे? अगला है हमारा कॉमर्शियल वेस्ट। कॉमर्शियल वेस्ट में हमारा क्या आता है? बिजनेस या ऑफिस वगैरह का जो कचरा हो गया, रेस्टोरेंट का कचरा हो गया, रिटेल स्टोर का कचरा हो गया, ठीक है, जिसमें कि पेपर वगैरह भी आता है, कार्डबोर्ड, फूड वेस्ट सब आता है, तो ये सब हमारा कॉमर्शियल वेस्ट है। उसके बाद अगला कैटेगरी क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्ट कहाँ का? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा केमिकल्स हो गया, मेटल्स हो गया, या फिर अदर मटेरियल सब हो गया, ये सब हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है।
उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब जो कि हमारा कृषि से कचरा निकलता है, फार्मिंग एक्टिविटीज से आता है, ठीक, जैसे कि हमारा क्रॉप रेसिड्यू हो गया, ठीक है, एनिमल मैन्योर हो गया, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, तो ये सब हमारा कृषि से निकलने वाला कचरा है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है, इंस्टीट्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, जिससे कि हमारा जो भी कचरा निकलता है वो हमारा क्या है, सॉलिड वेस्ट का एक सोर्स है। इसमें हमारा क्या आता है, पेपर आता है, फूड वेस्ट आ जाता है, ठीक है, मेडिकल वेस्ट वगैरह आ गया, ठीक। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर है, तो कंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या रहेगा, सब जैसे ही आ गया तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट में हमारा क्या आता है, डेब्रिस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उससे जो भी हमारा मलबा वगैरह यानी कि छोटा मोटा ईटा पत्थर या कंक्रीट सब का जो टुकड़ा है वो सब हमारा इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट में। इसमें हमारा जो है कंक्रीट, वुड या फिर मेटल स्क्रैप वगैरह, मेटल ये सब का जो भी कचरा सब है वो सब इसमें हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सॉलिड वेस्ट हमारा क्या होता है, बात समझ गए। हमने अभी क्या देखा कि हमारा जो है सॉलिड वेस्ट क्या होता है, और इसका सोर्स जो है 5 सोर्स बताया आपको, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ठीक, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, ये सारा सोर्स बता दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। बात समझ में आ रही है, कंपोजिशन क्या है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम लोग शॉर्ट में एमएसडब्ल्यू भी कहते हैं। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हमारा जो कई तरह का मटेरियल आता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। पहला क्या आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, पेपर और कार्डबोर्ड वेस्ट, प्लास्टिक आता है, मेटल्स आता है, ग्लास आता है, टेक्सटाइल आता है, अदर मटेरियल वगैरह भी आता है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसमें हमारा फूड स्क्रैप्स आ जाता है, या फिर ट्रिमिंग्स वगैरह आ जाता है, या फिर जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है सब किस में आएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट में आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा अगला वेस्ट जो निकलता है सॉलिड वेस्ट के रूप में वो हमारा क्या निकलता है सर, पेपर एंड कार्डबोर्ड निकलता है, जिसमें कि हमारा न्यूज़पेपर वगैरह आ गया, या फिर जैसे जूता चप्पल खरीदते हैं तो कार्टून वूटून आता है ना, या फिर और भी कोई कार्टून वूटून हो गया तो वो सब हो गया, या फिर ऑफिस ऑफिस का पेपर वगैरह हो गया। इसके बाद हमारा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का एक कैटेगरी उसमें हमारा प्लास्टिक्स आता है, ठीक। प्लास्टिक्स में हमारा क्या हो गया, एक पैकेजिंग वाला प्लास्टिक हो गया, जिसमें का आप फल सब्जी या अदर कुछ भी सामान लेकर आते हैं। दूसरा हमारा बॉटल्स वगैरह हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, कंटेनर्स वगैरह सब जो है ये सब प्लास्टिक वेस्ट में आ जाएगा। मेटल वेस्ट का अगर बात किया जाए तो केन वगैरह आ गया, केन हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो भी है, जिसमें का हमारा कुछ पैकेज होता है या फिर ऐसे भी सामान के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ग्लास का अगर बात किया जाए तो ग्लास का बॉटल्स आता है, जार आता है, या फिर शीशा अगर कहीं टूट गया, ठीक है, शीशा का ग्लास है वो टूट गया तो उसको आप फेंकिएगा तो वो भी क्या है, ग्लास वेस्ट ही है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या हो गया, कपड़ा उपड़ा से रिलेटेड, तो क्लोथिंग टेक्सटाइल वेस्ट में हमारा क्या होगा, कोई भी बेकार कपड़ा या फटा पुराना कपड़ा जो फेंक दिए, या फिर कोई भी फैब्रिक मटेरियल जो फेंके वो हमारा क्या टेक्सटाइल वेस्ट है। उसके बाद अदर मटेरियल, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, रबड़ या लकड़ी उकड़ी का कुछ भी सामान आ गया, मतलब जो नहीं बचा वो सब में डाल दीजिए कैटेगरी में। तो ये हमारा क्या है, कुछ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट मतलब क्या हो गया, जो हमारा ठोस कचरा है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट करने का मतलब जो कि हमारे म्युनिसिपैलिटी से निकलने वाला ठोस कपड़ा है। म्युनिसिपैलिटी में आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो आम जीवन से निकलने वाला ठोस कपड़ा है वो सब ठोस कचरा है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, 14 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 का ए, मतलब ये जो है 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, दो पार्ट में बटा हुआ है, 7-7 नंबर का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलग करना। अगर आप सॉलिड वेस्ट जो भी है हमारा ठोस कचरा है, अगर आप उसको अलग कीजिएगा तो उसका एडवांटेज यानी कि फायदा क्या क्या होने वाला हमको, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमको रिसोर्स रिकवरी हो जाता है, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हमारा जो भी मेन चीज है वो हमको वापस मिल जाएगा। अगर मान के चलो कि मेरा जो है कोई लोहा का प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए, ठीक ना। अगर हमारा कोई लोहा का प्रोडक्ट है, आयरन का प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। आयरन का प्रोडक्ट वो क्या होगा, फिर से गला के हमको दूसरा मेटल मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग गलाएंगे तो हमको एक प्योर मेटल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर अलग करोगे तो इससे हमारा क्या होगा, रिसोर्स का रिकवरी हो जाएगा। पहला बात आप समझ गए। या फिर अगर प्लास्टिक रहेगा तो प्लास्टिक को पिघला के भी फिर कुछ हम लोग नया चीज बना सकते हैं, यानी कि रिसोर्स रिकवरी में मदद करता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड लैंडफिल यूज। कचरा को अलग करने से फायदा क्या होता है, रिड्यूस लैंडफिल यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सारा कचरा अलग कर लिए, ठीक है, तो सारा कचरा जब आप अलग कर लिया तो उसमें से आप देखिएगा ना, जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जमीन में जाके डाल देंगे,
बात समझ में आ रही है? अगर हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग हो जाए तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जमीन में अलग डाल सकते हैं, तो इससे हमारा जमीन में जो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जाएगा, जो हमारा जमीन में लैंडफिल में इस्तेमाल है सिर्फ वही जाएगा, बाकी सब चीज का नहीं भेजा जाएगा, तो इससे हमारा लैंडफिल भी अच्छा होगा। बात समझ गए? अब जैसे कि हम लोग प्लास्टिक तो लैंडफिल में नहीं डाल सकते हैं, तो प्लास्टिक अगर अलग रहेगा तो फायदा हो जाएगा, तो ये जो है सॉलिड वेस्ट अलग करने का एक फायदा हो गया। दूसरा हमारा क्या, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी अति है वो हम सॉरी हमारा जो भी क्षमता है वो बढ़ जाएगा। कैसे क्षमता बढ़ जाएगा? अगर आप प्रॉपर सेपरेशन करते हैं, ठीक है, किस चीज का, वेस्ट का, जो भी हमारा कचरा उसको सही से सेपरेट करते हैं, तो इससे हमारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और इफिशियंसी कैसे बढ़ता है? हमको जो भी कचरा अलग अलग हो गया है तो उससे हमको रिसाइकल करना या फिर कंपोस्ट बनाना आसान हो जाता है। अगला चीज हमारा क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं सर? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हजार्डस वेस्ट को किससे, नॉन हजार्डस वेस्ट से। अगर आपको अपना पर्यावरण बचाना है तो हजार्डस वेस्ट क्या होगा, जो एकदम खतरनाक, एकदम नुकसानदायक है, उससे बहुत कुछ आपका बिगड़ सकता है। नॉन हजार्डस क्या हो गया कि उतना नुकसानदायक नहीं है, तो हम लोग हजार्डस वेस्ट को, नॉन हजार्डस वेस्ट को अलग करते हैं, जिससे कि हमारा जो है, हजार्डस वेस्ट सबसे ज्यादा असर कहाँ देता है, सॉइल पे, ग्राउंड पे ये बहुत ज्यादा असर देता है। ठीक है, अगर या तो सॉइल का फर्टिलिटी खराब कर देगा, पहला बात, या नहीं तो आपका क्या करेगा कि ग्राउंड वाटर को खराब कर देगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये बात बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हजार्डस वेस्ट को अलग कर लेना है, उसको हम लोग रिसाइकल करेंगे, उसका एक अलग इस्तेमाल करेंगे। इन्वायरमेंट, ये सेपरेशन से एक फायदा भी हो गया कि इन्वायरमेंट बच गया हमारा। दूसरा क्या है, एनर्जी भी बच जाएगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल को अगर आप सेपरेट रिसाइकल करते हैं, ठीक, तो इससे हमारा क्या होगा, लेस एनर्जी लगेगा, मतलब एक जैसा है तो उसके अनुसार से होगा। अब जैसे मान के चलो प्लास्टिक और लोहा को एक ही साथ तुम रिसाइकल करने चल जाओगे, तब तो भैया दिक्कत है ना। प्लास्टिक का अलग क्वालिटी है, लोहा का अलग क्वालिटी है, सब अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, तो हमारा जो है एनर्जी बचेगा, है कि नहीं। कॉस्ट रिडक्शन, उसके बाद पैसा भी कम लगेगा। ठीक, हमारा जिस तरह का जो वेस्ट है उसको हम लोग उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे, उसी हिसाब से रिसाइकल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पैसा भी बचेगा। तो ये हमारा जो है कुछ पॉइंट था, जिसमें कि हमने आपको क्या बताया है कि हमारा जो है सॉलिड वेस्ट को अगर अलग किया जाए, यानी कि सॉलिड वेस्ट को अगर सेपरेट किया जाए तो हमको क्या क्या फायदा हो सकता है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, इतना आप लिख दीजिएगा ना, तो आपका कॉपी का एक पेज भर जाएगा, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। पॉइंट सही रहेगा, पॉइंट इसी तरह से अगर हाईलाइट करके लिखिएगा, सारा पॉइंट सही है, तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखिए, और जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल का क्या क्या मेथड है। तो हमारे पास 5 मेथड है। पहला रिसाइकलिंग, ठीक है, दूसरा इंसाइनरेशन, तीसरा लैंड फिलिंग, चौथा डोनेशन और रीयूज, पांचवा टेक बैक प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो आपको एक बात हम बताते हैं, एक शब्द अभी आपका बहुत ज्यादा रिपीट करेगा, वो कौन सा शब्द है, रिसाइकल। ठीक है, आपको पूरा वेस्ट मैनेजमेंट में एक शब्द रिपीट करेगा, रिसाइकल। सवाल ये होता है कि रिसाइकल होता क्या है, एक होता है रीयूज। रीयूज मतलब, री मतलब होता है दोबारा, यूज मतलब इस्तेमाल करना, दोबारा इस्तेमाल करने को हम लोग रीयूज कहते हैं। रिसाइकल करने का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, कन्वर्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास जो है प्लास्टिक का एक चेयर था, चेयर हमारा टूट गया, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे, मतलब उस प्लास्टिक के चेयर से फिर कुछ अच्छा चीज हम लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। ये आपका बार बार इस्तेमाल होगा शब्द। तो सबसे पहला अगर आपको ई वेस्ट को डिस्पोज करना है तो उसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ई वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उसमें से जो भी वैल्यूबल मटेरियल्स है, जैसे कि मेटल हो गया, ठीक, या फिर प्लास्टिक हो गया, वो सब को हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल, उससे हम लोग ये सब जो भी मटेरियल है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, अब बाकी हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिसाइकल कर देंगे। अगला हमारा क्या है, इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेस्ट हमारा जो है, कुछ ई वेस्ट जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसाइनरेट करते हैं, कहाँ पे, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ताकि उसका हमारा क्या हो सके, वॉल्यूम रिड्यूस हो सके, और उससे हम लोग एनर्जी रिकवर कर सके। जो भी हमारा टॉक्सिक इमिशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
बात समझ गए। चलिए अगला हमारा क्या है, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, लैंड फिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को जमीन में गड्ढा करके गाड़ देते हैं। तो ये हमारा जो बहुत अच्छा चीज नहीं माना जाता लैंड फिलिंग, किसके केस में, ई वेस्ट के केस में। ठीक है, लैंड फिलिंग से हमारा क्या होता है, हजार्डस लीचिंग हो सकता है। ठीक, लैंड फिलिंग से हमारा क्या होगा, हजार्डस लीचिंग हो सकता है, जिससे मिट्टी खराब हो जाएगा या फिर ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा। इसलिए लैंड फिलिंग हम लोग उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, डोनेशन और रीयूज, मतलब आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए या फिर उसको डोनेट कर दीजिए। टेक बैक प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में एक सबसे अच्छा चीज क्या है, ई वेस्ट में टेक बैक प्रोग्राम। जैसे आप देखिएगा कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स है या फिर रिटेलर्स है, वो क्या देता है कि आपका जो भी सामान है उसको वो वापस ले लेगा। ठीक है, आप ओल्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉपर डिस्पोजल या फिर रिसाइकलिंग होगा। आपको एक जो है 2016 में एक एक्ट आया था, उसमें ये इस चीज को प्रमोट भी किया गया है। बात समझ में आ रही है, 2016 में हमारा जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपना जो है नियम कानून आया था, उसमें ये चीज कहा गया है कि आपका जो भी कचरा है, आप जो भी इस तरह का वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको वापस रिकवर कीजिए। इसलिए अभी के समय में एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर आप कोई फोन खरीदते हैं, तो फोन हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और बदले में हम लोग जो है क्या करते हैं, अ, नया फोन में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि फोन का जो एक्सचेंज ऑफर है वो इसी के तहत होता है। किसके तहत होता है, टेक बैक प्रोग्राम के तहत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि फोन भी आपका क्या ई वेस्ट है। अगर आप उसको इधर उधर फेंकिएगा तो आपका क्या हो सकता है, हजार्डस वेस्ट हो सकता है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपसे क्या करता है अगला सवाल, ये सवाल आपका 14 नंबर का, डिस्कस अबाउट ऑन साइट स्टोरेज मेथड। ऑन साइट मतलब जहाँ पे कचरा निकल रहा है उसको हम लोग ऑन साइट कहते हैं, कि जहाँ पे कचरा निकल रहा है वहां पे हम लोग उसको कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, उसका कंटेनर्स के बारे में बताइए। ठीक ना, हमारा जहाँ से कचरा निकल रहा है उसको स्टोर करने का मेथड बताइए, उसका कंटेनर्स के बारे में बताइए, किस किस तरह का कंटेनर्स इस्तेमाल होता है वो बताइए, इस कंटेनर का साइज क्या होगा, हम लोग किस लोकेशन पे क्या रखेंगे, ये सारा चीज बताने का है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑन साइट स्टोरेज का मेथड हमारा है क्या क्या चीज। ऑन साइट स्टोरेज का मतलब क्या हो गया कि आपको टेम्प्रोरी जो है कचरा को या फिर सॉलिड वेस्ट को होल्ड करके रखना है, जब तक कि वहां से वो जो है कलेक्ट होकर डिस्पोज नहीं हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि जैसे, इसका उदाहरण देते हैं, आपके घर में जो है खाने पीने का सामान बनता होगा। ठीक है, तो आपके घर में जैसे मान के चलो तुम कोई बिस्किट का पैकेट खाया, तो बिस्किट खाने के बाद जो हमारा पैकेट होगा वो क्या करोगे, एक डस्टबिन में जाके इकट्ठा करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो भी कंपनी होता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है, वहां पे जो भी कचरा होता है उसको हम लोग एक जगह आके इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन साइट स्टोरेज मेथड हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, प्रॉपर ऑन साइट स्टोरेज इज क्रूशियल। हमारा जो भी ऑन साइट स्टोरेज है, हम लोग साइट पे जो इसको स्टोर करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा जो है लिटरिंग ना हो। लिटरिंग का मतलब क्या होता है पता है, लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैले, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। कंट्रोलिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब होता है दुर्गंध। ठीक, अगर इधर उधर फेंक दोगे फिर हमारा सही से उसको जो है उठा के ठिकाना नहीं लगाया गया तो वो स्मेल करने लगता है। एंड अवॉइडिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, और अगर आप उसको कंट्रोल कर लिए तो आपका डिजीज भी नहीं फैलेगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए ऑन साइट स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका सारा हम फोटो दिखाएंगे आपको, बहुत मजा आएगा इसमें। तो हम लोग ऑन साइट स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीन्स या कैंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा जो भी किचन उचन में हो गया, किचन में हम लोग डस्टबिन वगैरह का प्रयोग करते हैं, या फिर बड़ा बड़ा कैन होता है, कंटेनर टाइप का होता है, जो तुम देखोगे ना कि तुम्हारा जो है जहाँ पे कॉलोनी या फिर तुम्हारा मोहल्ला खत्म होता है वहाँ पे एक बड़ा बड़ा डब्बा रखा रहता है जिसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं। तो वो बीन्स और कैंस हो गया। दूसरा हमारा स्किप है। स्किप हमारा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा ऐसा कंटेनर टाइप का होता है, अभी फोटो दिखाएंगे इसका। तो एक बड़ा ऐसा कंटेनर टाइप का होता है स्किप्स, जो कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसके बाद कंपैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, वहां पे हमारा जो भी कचरा निकल रहा है उसको कंप्रेस करने के लिए। मान के चलो अगर कोई कचरा निकल गया, तुरंत तुरंत हमारा बाल्टी भर जाता है कचरा वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर कंप्रेस कर देंगे तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कचरा इकट्ठा कर सकते हैं। तो कंपैक्टर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बैग्स, बैग्स मतलब जो भी हमारा पॉलीथीन बैग है या फिर जो भी बायोडिग्रेडेबल बैग है,
उसमें हम लोग घर का कचरा इकट्ठा करते हैं, बाद में उसको जाके फेंक देते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में जनरली यही बैग्स इस्तेमाल करता है। जैसे तुम लोग जिस प्लास्टिक में सब्जी लाते हो ना, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, बैग ही हो गया, उसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, डंपस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए डंपस्टर्स जो है आपका कहाँ पाया जाता है, एक तरह का लार्ज कंटेनर होता है जिसमें कि लीड यानी कि ढक्कन लगा होता है। ये हमारा कॉमर्शियल एरियाज में पाया जाता है या फिर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वगैरह में पाया जाता है। इसमें हमारा जो भी वेस्ट है भारी मात्रा में, यह महत्वपूर्ण वेस्ट है, वो सब इसमें इकट्ठा किया जाता है। आइए आपको हम सारा फोटो दिखाते हैं एक एक करके। पहले तो सबसे पहले आपको फोटो दिखाते हैं हम किस चीज का। ये है आपका जितना भी बिन हो गया, ठीक, ये सारा डस्टबिन हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका हजारडस वेस्ट हो गया, इसमें प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इसमें हजारडस, इसमें प्लास्टिक, इसमें ग्लास, इसमें क्या, सबको हम लोग अलग अलग कर दिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका सारा बिन्स हो गया। अगला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सर, इसको पहचानिए आप लोग। इसको हम लोग स्किप्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किप्स कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बता रहे थे, हम स्किप्स का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं स्किप्स का प्रयोग, स्किप्स का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, ये आपका क्या हो गया, कंपैक्टर हो गया। कौन सा कंपैक्टर हो गया सर, इंडस्ट्री में जो भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर इस तरह का लगा हुआ है, ये इसको क्या करेगा, इस डब्बा में जो भी कचरा उसको कंपैक्ट करेगा, उसको दाबेगा। तो ये हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंपैक्टर हो गया। ये आपका क्या है सर, इसको हम लोग डंपस्टर्स कहते हैं। ये जो बड़ा ऐसा देख रहे हैं, इसमें ये काला वाला ढक्कन लगा हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डंपस्टर्स कहते हैं। ये हमारा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट या फिर जो भी कॉमर्शियल एरिया है, वैसे जगह पे ये रखा जाता है, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा कचरा इकट्ठा हो सके। ये हो गया डंपस्टर्स, ठीक। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या कहता है, साइज और लोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि किस जगह पे हम लोग किस साइज का बिन रखेंगे या डंपस्टर रखेंगे, वो कैसे पता चलता है। ठीक है, तो अगर रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक, रेसिडेंशियल एरिया है, तो इसमें हम लोग स्मॉल बिन या बैग इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल बिन मतलब छोटा वाला जो डस्टबिन है वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर बैग्स पन्नी उन्नी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बड़ा बड़ा बैग देखोगे तुम, ठीक ना, बड़ा बड़ा काला कलर का पॉलीथीन जैसा तुम बैग देखोगे जिसमें कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको पन्नी को बांध के फिर क्या किया जाता है, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो रेसिडेंशियल एरिया में हम लोग स्मॉल बीन्स या फिर बैग्स का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा किचन या फिर बैकयार्ड्स में मिल जाएगा। आउटडोर कंटेनर्स मतलब आपका जो भी गली मोहल्ला है वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रीट के किनारे में या स्ट्रीट के अंत में आपको आउटडोर्स कंटेनर मिल जाएगा, यानी कि बड़ा वाला डस्टबिन मिल जाएगा। कॉमर्शियल एरिया रहा, ठीक है, कॉमर्शियल एरिया रहा तो वहाँ पे हम लोग लार्ज बिन या फिर डंपस्टर्स का प्रयोग करेंगे। डंपस्टर्स का फोटो आपको दिखा है, ठीक है, बिल्डिंग के बगल में रखा जाता है इसको, ठीक। उसके बाद अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, स्किप्स या फिर कंपैक्टर्स का प्रयोग करते हैं, किसमें, इंडस्ट्रियल एरिया में, समझ गए, ताकि हमारा वेस्ट कलेक्शन क्या हो सके, आसान हो सके, ठीक। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, ये सारा हमारा जो है ऑन साइट स्टोरेज मेथड हो गया, कंटेनर के बारे में हो गया, उसका साइज और लोकेशन सबके बारे में बातचीत हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 14 नंबर का था, इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका जो है रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता क्या है आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में, हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट। आपको जो है हजार्डस और नॉन हजार्डस वेस्ट के बीच में क्या करना, अंतर बताना है। तो हजार्डस वेस्ट क्या होता है, हजार्डस वेस्ट में कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो उसको डेंजरस बनाता है, ठीक है, जिसमें कि जिसकी वजह से वो क्या होता है, हार्मफुल होता है, किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। हजार्डस वेस्ट में कुछ ऐसा गुण होता है जो कि हमारा जो है इंसान के स्वास्थ्य के लिए या फिर पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी टॉक्सिक सामान हो गया, फ्लेमेबल सामान हो गया, जिससे जंग लग सकता है, रिएक्टिव या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सब हजार्डस वेस्ट में आता है। इसका एग्जांपल क्या है, केमिकल्स जो कि फैक्ट्री से निकलता है, या फिर जो भी मेडिकल वेस्ट है, बैटरी वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब क्या हजार्डस वेस्ट है, ठीक ना।
हजार्डस वेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल हैंडलिंग करना पड़ेगा, मतलब उसको सही से हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, उसका सही से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए डिस्पोजल मेथड भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक, ताकि इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन नहीं हो। उसके बाद हमारा अगला क्या है, नॉन हजार्डस वेस्ट। नॉन हजार्डस वेस्ट में हमारा क्या होता है कि नॉन हजार्डस वेस्ट हमारा जो है ना इंसान के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है। नॉन हजार्डस वेस्ट जो है इंसान के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है। बात समझ में आ गया? या फिर पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। इसमें हमारा जो है क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स एवरीडे आइटम्स। नॉन हजार्डस वेस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा पन्नी खाने के बाद जो पन्नी उन्नी का छिलका हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, नॉन हजार्डस वेस्ट, जो हम लोग आम कचरा फेंकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर रेगुलर लैंडफिल मतलब गड्ढा खोद के उसको भर सकते हैं, रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि हजार्डस में स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, घर से निकलने वाला जो कचरा है, या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे कि कार्टून हो गया, कुरकुरे का पन्नी हो गया, वगैरह वगैरह, गार्डन वेस्ट, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, नॉन हजार्डस में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आपको अंतर दिख गया, कैसे लिखिएगा, जैसे कि अंतर लिखने का दो तरीका होता है, एक टेबल बना दिए, एक साइड एक चीज लिखे, दूसरा दो चीज लिखे, अब उसके बाद पॉइंट वाइज सब में अंतर बता रहे कि इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है। और दूसरा क्या, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या हो गया, डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। दूसरा इसमें क्या है, ह्यूमन हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है, इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, पहला अंतर दिख गया। दूसरा क्या है, इसमें टॉक्सिक फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसमें हमारा जो टॉक्सिक फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं होता है, यानी कि घर का नॉर्मल सामान होता है। इसमें हमारा जो भी एग्जांपल है, तो एग्जांपल तो इसमें भी है। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्पेशल हैंडलिंग चाहिए, किसमें, हजार्डस वेस्ट में। इसमें हमारा जो है स्पेशल हैंडलिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए, विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये हमारा इसके बीच में अंतर था। 7 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, आपको हम पहले ही बोले इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपोस्टिंग प्रोसेस, जो कि हमारा कंपोस्टिंग प्रोसेस को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। हमारा जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, कंपोस्टिंग प्रोसेस आप सुने कि नहीं सुने, हमारा जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कंपोस्टिंग में कचरा से खाद बनाया जाता है। बात समझ गए, कंपोस्टिंग में क्या होता है, कचरा से खाद बनाया जाता है। जो भी हमारा कंपोस्टिंग प्रोसेस है, कौन कौन सा फैक्टर उस पर असर कर सकता है, तो सबसे पहला हमारा टेम्परेचर असर कर सकता है, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट, तीसरा ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, पीएच लेवल, पार्टिकल साइज और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सब चीज की वजह से हमारा जो भी कंपोस्टिंग प्रोसेस है उस पर असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताते हैं। कंपोस्टिंग में हमारा टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाइयर टेम्परेचर क्या करता है, एक्सिलरेट करेगा। किस चीज़ को एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करेगा और ब्रेक डाउन करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। कैसे करेगा सर, माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू। तो इसलिए टेम्परेचर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का बात किया जाए, तो अगर प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्या करता है, डिकम्पोज करता है, किसको, ऑर्गेनिक मटेरियल को। इसलिए हमको वाटर का मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट से पानी मिलेगा, जो कि किसको चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। बात समझ गए। उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई क्यों चाहिए, अगर आप एरोबिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, गुड ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर आप सही से टर्निंग और एरेशन कर रहे हैं, एरेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज में हवा लगाते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे कि हमारा फास्टर डिकम्पोजिशन होगा और कोई भी फोल गैस नहीं बनेगा। एक बहुत खतरनाक गैस होता है फोल गैस, ठीक है, बहुत खतरनाक महकता है। तो इस तरह का कोई गैस नहीं बनेगा, इसलिए आपको क्या करना है, समय समय पे जो है हवा लगाते रहना है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई क्यों जरूरी है, आपको बता दिए, कोई हमारा फोल गैस वगैरह नहीं बनेगा। उसके बाद अगला हमारा क्या है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो।
कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन रेशियो हमारा जो है 30:1 जो है जनरली आइडियल माना जाता है किसके केस में, इफिशिएंट कंपोस्टिंग के केस में। ठीक, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है ये हमारा इफेक्टिव कितना माना जाता है, 30:1 माना जाता है। ठीक ना। कार्बन रिच मटेरियल जैसे कि आपका लीव्स, स्ट्रॉ हो गया, और नाइट्रोजन रिच मटेरियल जो है जैसे कि आपका फूड स्क्रैप और मैन्योर हो गया, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपका एक ही तरह का चीज रखिएगा तो काम हो जाएगा, नहीं भैया। समाज में हर तरह का चीज होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहता है। तो अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो रखना है तो आपको दोनों तरह का चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर पीएच लेवल देख लीजिएगा। कंपोस्ट पाइल का जो भी पीएच होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है या फिर थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। अप्रॉक्स पीएच कितना होगा, 6 से 7। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीम पीएच की वजह से हमारा क्या हो सकता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी में बाधा हो सकता है और कंपोस्टिंग हमारा स्लो हो सकता है। पार्टिकल साइज का बात किया जाए, स्मॉलर पार्टिकल्स का हमारा क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोब्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। और समझ गए, अगर पार्टिकल्स बहुत छोटा हो गया, ठीक, तो कंपैक्ट एयर फ्लो को सही से होने नहीं देगा। ठीक ना। तो पार्टिकल साइज भी हमारा इंपॉर्टेंट है किसमें, कंपोस्टिंग के लिए। आगे हमारा क्या कहता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हमारा किस तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोस्टिंग हो रहा है वो भी हमको देखना पड़ेगा। क्या कहता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोजेज एट डिफरेंट रेट। अलग अलग तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल अलग अलग रेट से डिकम्पोज होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग जो है सबको मिला के नहीं करें। जो स्लो वाला है उसको एक साथ कर ले, जो जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगेगा, सॉरी जिसमें टाइम कम लगता है उसको अलग कर ले, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको अलग कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट तो आपको बता दिया, ठोस कचरा। डिस्पोजल का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ठोस कचरा का डिस्पोजल जो होगा उसमें एक शब्द यहाँ पे नया जोड़ा गया, वो क्या, लीगल एस्पेक्ट। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि सर लीगल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि लीगल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। तो लीगल एस्पेक्ट करने का मतलब हो गया कानूनी पहलू। लीगल एस्पेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, कानूनी पहलू। हमारा जो भी कानूनी पहलू है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का, वो आप हमको बताइए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। लीगल एस्पेक्ट जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का है उसको गवर्न किया जाता है, कई सारे नियम कानून है, उसका रेगुलेशंस है, लॉज है। ठीक है, इसका कुछ गाइडलाइंस भी है। और ये सब चीज जो बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को। ठीक, हमारा जो सॉलिड वेस्ट का जो भी नियम कानून है, कानूनी पहलू जो है, यानी कि लॉ हो गया, रेगुलेशन हो गया, या फिर जो भी गाइडलाइंस है, ये किस लिए बनाया गया है, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पब्लिक का हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ये एक तरह का क्या है, लीगल फ्रेमवर्क है जो कि इंश्योर क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इट्स जनरेशन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। जहां से आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां से फाइनल डिस्पोजल तक ये हमारा क्या करता है, मैनेज करने में हमको मदद करता है। एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब कानूनी कानून हमको जो है इसको एक प्रॉपर तरीका से मैनेज करने में मदद करता है। कुछ की लीगल एस्पेक्ट जो भी है, ठीक है, कुछ कानूनी पहलू यानी कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या क्या, पहला हमारा वेस्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपका जिस भी तरह का वेस्ट उसको बांटिए। ठीक ना। अब जो हजार्डस वेस्ट है उसको अलग कर लीजिए, जो नॉन हजार्डस है उसको अलग कर लीजिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको अलग कीजिए, म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो अलग कीजिए। मतलब जो भी आपका वेस्ट है पहले उसको अलग कीजिए। ठीक है, ताकि हमको क्या कर सके, उसको आगे हम लोग प्रोसेस करना आसान हो जाए। उसके बाद इसके लिए हमारा क्या, परमिटिंग एंड लाइसेंसिंग। हर चीज का एक परमिट बनता है और लाइसेंस बनता है। मतलब आप किस तरह का वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको कम कैसे कर रहे हैं, उससे कोई इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपना जो है परमिट और लाइसेंस बनाना पड़ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हमारा जो भी है हर चीज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, न्यू वेस्ट डिस्पोजल साइट बनाने से पहले हमको जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखना जरूरी है, या फिर कोई भी कंपनी बन रहा है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि इस चीज से हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। अगला चीज हमारा क्या है, वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग मैंडेट्स। हमारा जो भी वेस्ट है उसको कम कैसे किया जाए या फिर उसको रिसाइकल कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ नियम कानून बना हुआ है, रेगुलेशंस बना हुआ है, जो कि क्या करता है, इनकरेज करता है मैंडेट रिसाइकलिंग को, ताकि हमारे रिडक्शन को मिनिमाइज किया जा सके।
उसके बाद लायबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट, ये भी हमारा जो है बहुत मदद करता है। ये सब चीज़ का कानून बहुत अच्छे से बना हुआ है ताकि हमारा जो भी वेस्ट मैनेजमेंट को सही से पालन करवाया जा सके। अगर आप सही से पालन नहीं कीजिएगा तो आपको पेनाल्टी यानी फाइन वगैरह देना पड़ सकता है। बात समझ गए? तो हमारा जो है नियम कानून बना हुआ है। क्या नियम कानून बना हुआ है? अगर आप सही से वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ सकता है। तो जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, जैसे फाइन का बात आएगा आदमी अपने क्या करेगा, सही से उसका डिस्पोज करने लगेगा। बात समझ गए ना? उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन कहने का मतलब हमारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौता हुआ है या फिर जो नियम कानून है उस चीज को भी हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लैंडफिल लीचेट। ये जो शब्द है लैंडफिल लीचेट, इसका मतलब बताते हैं। और लिस्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर भी आपको बताना है। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं लैंडफिल लीचेट होता क्या है। ठीक है, लैंडफिल लीचेट जो है ना एक तरह का गंदा पानी है। ठीक है, लैंडफिल लीचेट क्या है, एक तरह का गंदा पानी है। कौन सा गंदा पानी है? लैंडफिल लीचेट वो गंदा पानी जो कचड़े से के सड़ने से निकलता है। लैंडफिल लीचेट कब होता है, जब मान के चलो तुम देखो वो कचरा सड़ जाता है तो वो एक तरह का पानी छोड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंडफिल लीचेट कहते हैं। तो लैंडफिल लीचेट एक तरह का लिक्विड है जो कि कब बनता है, जब वेस्ट वो हम लोग लैंडफिल में डालते हैं और उस तरह से वहां से जो है एक तरह का लिक्विड या पानी जैसा पदार्थ निकलता है। तुम देखोगे कुछ कचरा अगर तुम घर में ही काफी दिन तक छोड़ दो तो वो धीरे धीरे जो है पानी छोड़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो भी हमारा क्या है, लीचेट एक तरह का। ठीक, इसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है हमारा। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। आपका जो भी लीचेट निकलेगा, जो भी पानी हमारा कचरा सड़ने के बाद से निकलेगा तो हमारा जो है कहाँ पे सबसे पहले असर डालेगा, ग्राउंड वाटर। जो हमारा जमीन के अंदर पानी उसको सबसे पहले खराब करेगा। ठीक है, कैसे खराब करेगा, आपको तो मालूम है कि हमारा मिट्टी में क्या होता है, एक छेद से दूसरे छेद में मिट्टी हमारा जो भी है पोर्स के थ्रू पानी एक छेद से दूसरे जगह हमारा क्या होता है, पानी रिसते रहता है। तो लीचेट भी आपका क्या करेगा, सीपेज यानी कि सिप करके ग्राउंड में मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर जहाँ है वहां पहुंच जाएगा। अब तुम खुद समझो कि जो हमारा कचरा है वो कितना हार्मफुल है। उसका जो पानी जो रिस रहा है वो हमारा ग्राउंड वाटर में जाकर मिल गया, अगर वही पानी आप पीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। दूसरा हमारा क्या है, सरफेस वाटर पॉल्यूशन। हमारा जो सरफेस पे वाटर है, सरफेस वाटर में हमारा क्या आता है, रिवर लेक वगैरह आ जाता है। अगर उसमें भी ये पानी चला गया तब भी हमारा क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। उस पानी के अंदर रहने वाला जो भी जीव जंतु है, मछली वगैरह हो गया या और भी जो भी चीज़ है उसका भी जीवन खराब हो जाएगा। सॉइल कंटामिनेशन मतलब हमारा जो मिट्टी है उसमें अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तो वो भी हमारा क्या कर सकता है, मिट्टी का क्वालिटी डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकता है हमारा। ऑर्डर एंड एयर क्वालिटी इशू। ऑर्डर और एयर क्वालिटी इशू क्या हो जाएगा कि आपको जो है फोल ऑर्डर्स देखने को मिलेगा, मतलब अजीब स्मेल देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे हार्मफुल गैस रिलीज होगा जैसे कि मीथेन वगैरह हो गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा क्या होगा, हेल्थ रिस्क। हमारा जो है स्वास्थ्य पे भी असर पड़ सकता है। बात समझ गए? तो ये लीचेट जो है हमारा ना बहुत खतरनाक चीज है, लैंडफिल लीचेट। इससे हमारा क्या होगा, अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर में ये सॉइल में छोड़ दिया जाए तो इससे हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे कि स्किन में इरिटेशन वगैरह हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। बात समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग एंड मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग का जो भी टेक्निक है उसको आप बताइए। ठीक है, और उसको डिस्पोजल का क्या मेथड है ये बताइए। यानी कि इस वेस्ट को हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे वो बताना है और इसको डिस्पोज कैसे करेंगे वो भी बताना है। हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा कई सारा टेक्निक होता है। इसको हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग मैनेज कर सके और रिस्क इसके साथ जो भी चीज़ है उसको हम लोग मिटिगेट कर सके। ठीक, हजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग में हमारा क्या हो जाता है, कई सारा पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन किया जाता है ताकि हम लोग सॉलिड्स को अलग कर सके और लिक्विड को अलग कर सके। यानी कि जो भी हमारा कॉन्टामिनेंट है वेस्ट से उसको हम लोग अलग कर सके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हजार्डस वेस्ट में पहले फिजिकल ट्रीटमेंट दे दिए यानी कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन वगैरह कर दिए। उसके बाद हमारा क्या होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल्स जो भी हमारा यूज्ड हुआ है
उसको हम लोग इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कि डिटॉक्सिफाई किया जाएगा जो भी हजार्डस वेस्ट है, मतलब उसमें कुछ केमिकल वगैरह कुछ जोड़ेंगे या उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेंगे जो भी हमारा हार्मफुल वेस्ट है। उसके बाद उसमें हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट, फिर केमिकल, फिर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हजार्डस सब्सटेंस को तोड़ेगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के खा पी के पचा जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह होगा उसको खा पी के पचा जाएगा। बात समझ गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा काम का चीज़ है। इन्वायरमेंट में आप डिटेल में पढ़े होंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में सबके बारे में, बीओडी सीओडी सब जो पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, थर्मल ट्रीटमेंट। अगर कुछ ये सब चीज़ से बच गया, हजार्डस वेस्ट जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद बच गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल शब्द जैसे ही आ जाएगा जिसका मतलब आपको क्या समझना, थर्मल मतलब हीट, मतलब अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आग की भट्टी में डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि इसका हम लोग इंसाइनरेशन या फिर पायरोलाइसिस कर देंगे, ताकि हमारा जो है हजार्डस वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारे लिए जो है लेस हार्मफुल हो जाए। हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल का क्या क्या मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजार्डस वेस्ट को हम लोग कैसे कैसे डिस्पोज करते हैं, ठीक है, उसको कैसे कैसे फेंकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंड फिलिंग करते हैं, हम लोग गड्ढा खोदेंगे, उसमें हजार्डस वेस्ट डालेंगे, ठीक है, और उसको जो है पूरा प्रोटेक्टिव मेजर के साथ उसको हम लोग डिस्पोज कर देंगे, ठीक। ताकि हमारा जो है प्रोटेक्टिव मेजर देखना है, ताकि हमारा जो है लीचेट बाहर ना निकले, मतलब इस कचड़ा के सड़ने से हमारा जो भी पानी रिसता है वो पानी नहीं निकलना चाहिए। डीप वेल इंजेक्शन, डीप वेल इंजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लिक्विड हजार्डस वेस्ट है उसको हम लोग जो है गहरा ऐसा कुआं खोदेंगे, मतलब बहुत गहरा वाला कुआं खोदेंगे, उस कुआं में जा करके उसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे हमारा जो भी लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड हजार्डस वेस्ट है। ग्राउंड वाटर सोर्सेस को आइसोलेट करके डाल देंगे। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग एक कंटेनर में डालते हैं, बात समझ में आ गया, और इनकेस किया जाता है कंटेनर्स में, और इसको जो है हम लोग इन्वायरमेंट से अलग कर देते हैं। स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, वेस्ट को जो है मिक्स किया जाता है बाइंडिंग एजेंट के साथ, ठीक, टू इमोबिलाइज कॉन्टामिनेंट्स बिफोर डिस्पोजल इन लैंडफिल्स, मतलब गड्ढा के अंदर डालने से पहले उसको जो है क्या किया जाएगा, बाइंड किया जाएगा एजेंट्स वगैरह के साथ। इंसैनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर इंसैनरेशन क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ हजार्डस वेस्ट को रिड्यूस करता है, उसका जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि उसको हम लोग को जलाना आसान हो जाए। तो ये हमारा क्या सॉलिड वे हजार्डस सॉलिड वेस्ट का, सॉरी, हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल का कुछ कुछ मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, लैंड फिलिंग, डीप वेल इंजेक्शन, इनकैप्सुलेशन, स्टेबलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन, इंसैनरेशन। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। 8 में बी नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक। वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक, मिनिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। वेस्ट को कम करने का क्या टेक्निक है, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर अप्रोच टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट जनरेट। जितना भी तरह का वो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसका टॉक्सिसिटी के आधार पे, मतलब वो कितना हार्मफुल है उसके आधार पे हम लोग वेस्ट का मिनिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोर्स रिडक्शन करेंगे। सोर्स रिडक्शन में हमारा क्या होता है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन। प्रोसेस मॉडिफिकेशन क्या है, अल्टरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। हमारा जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम लोग अल्टर करेंगे ताकि हमारा वेस्ट जनरेशन क्या हो सके, कम हो सके। मटेरियल सब्सटीट्यूशन, मटेरियल सब्सटीट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हजार्डस मटेरियल को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, सेफर अल्टरनेटिव्स, उसके मतलब जो उसके बदला में कुछ ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो कि कम नुकसानदायक हो। तो मटेरियल को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन भी हम लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन में क्या करेंगे, जिसमें ऐसा प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन करेंगे जिसका कि लॉन्गर लाइफ स्पैन हो, बात समझ में आ रही है, और इजियर टू रिसाइकल, मतलब हम लोग ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, रिसाइकल कर सकते, जैसे कि लोहा का प्रोडक्ट है या एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग दोबारा से रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बना लेते हैं। प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, फिर से प्लास्टिक पिघला के बना लिए। तो हमारा जो सोर्स है, ठीक है, मतलब कोई भी सामान जिस चीज से बन रहा है उसी समय हम लोग कुछ ऐसा कर देंगे ना कि हमारा जो है कचरा कम से कम हो जाए। उसके बाद हमारा अगला चीज क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। हमारा जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करेंगे और रीयूज करेंगे। रिसाइकलिंग में हमारा क्या देखा जाता है कि कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे
और उससे हम लोग जो है नया प्रोडक्ट बनाएंगे। बात समझ गए? उसके बाद हमारा अगला क्या है, रीयूज, एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स बाय यूजिंग देम अगेन फॉर द सेम और डिफरेंट पर्पसेस। हमारा जो भी प्रोडक्ट या मटेरियल है उसका हम लोग लाइफ को जो है बढ़ा सकते हैं, कैसे, उसको बार बार यूज करके। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपको हम एक बात बताते हैं, जब कोई आप एक टी शर्ट खरीदते हैं, ठीक ना, आप क्या खरीदते हैं, कोई एक टी शर्ट खरीदते हैं, तो टी शर्ट सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहनते हैं। पहनने के बाद क्या होता है कि जब वो थोड़ा पुराना हो गया तो आपका छोटा भाई पहन लिया, छोटा भाई पहनने के बाद अब लगता है कि थोड़ा बहुत जो है टी शर्ट फटने लगा है, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं, बर्तन उर्तन पकड़ने के लिए, गर्म तावा या कढ़ाई वगैरह को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो भी हमारा काम नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, पोछा लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि हम लोग एक ही टी शर्ट को बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। हम लोग इसको रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चीज क्या है हमारा, वेस्ट एक्सचेंज। वेस्ट एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, हमारा एक कंपनी का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे आपको बताते हैं, कोई बंदा जो है घर बना रहा है, ठीक है, कोई बंदा जो है घर बना रहा है और कोई बंदा अपना घर, पुराना घर तोड़ रहा है, तो या फिर कुछ भी तोड़ा है, तो वो क्या कर सकता है, जिसके यहाँ घर बन रहा है उसमें हमारा जो है, जब हम लोग मिट्टी को भरते हैं फ्लोरिंग करने से पहले, तो हम लोग कुछ कुछ क्या करते हैं, ईटा वगैरह का टुकड़ा उसमें डालते हैं। तो जो पुराना घर टूटा है उसका ईटा का टुकड़ा हम लोग इसमें वापस से डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक का कचरा जो है दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का काम कर सकता है। ये भी आपका एक बेस्ट एग्जांपल है। बात समझ गए ना? दूसरा हमारा क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग कुछ ना कुछ नया चीज जो है इन्वेंट करते रहते हैं, ताकि हमारा जो है प्रोडक्ट का सही से इस्तेमाल हो सके, उसको सॉरी वेस्ट को सही से हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सके। हमारा जो भी इम्प्लॉय है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और जागरूक फैलाएंगे। मतलब आपका कंपनी का जो भी इम्प्लॉय है उसको ये सब नया नया टेक्निक बताइएगा, तो ये सब से क्या होगा कि आपको जो है खुद फायदा होगा, वो वेस्ट जो है कम से कम प्रोड्यूस हो सकेगा और वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के उसको सही से ठिकाना लगा सकेगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ से लीन मैन्युफैक्चरिंग आपसे सवाल पूछ सकता है। सवाल ये होता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग होता कैसे है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम रिसोर्स से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कम से कम रिसोर्स से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का कोशिश किया जाता है। बात समझ गए? तो वो हमारा क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन का बारी है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में से कोई ना कोई एक आध रिपीट कर ही जाता है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपका पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आपको क्या करना है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है 2016 वाला, तो उसको आपको बताना है। अच्छा, एक और बात, ये इसमें से आपको कोई भी चार लिखना था, हम जो है छबों का आंसर लिख दिया है। आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको कौन आसान लगता है कौन मुश्किल लगता है, अपना देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो हमारा जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो ये जो रूल है कब आया था, 2016 में आया था। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल हमारा कहता कौन है, ये रूल जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया था। और ये क्यों लागू किया गया था, ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट था वो हमारे लिए सरदर्द बन चुका था, उसको रोकने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियम कानून तय किया गया, कब, 2016 में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट करने का मैक्सिमम चांस है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या कहता है, आपको शॉर्ट में हम समझा देते हैं, इतना लंबा चौड़ा तो याद रहेगा नहीं ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016 में पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान को सही तरीका से रिसाइकल करने के नियम बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है कंपनी को जिम्मेदारी दी गया है कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट, पुराना प्रोडक्ट है उसको वापस ले, उससे नया सामान बनाए। जैसे कि आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का एक्सचेंज।
ठीक, आपका जो भी मोबाइल है 2-4 साल इस्तेमाल करने के बाद आप उसको एक्सचेंज कर देते हैं और नया मोबाइल ले लेते हैं। ये इसका क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। किस चीज़ का? ई वेस्ट मैनेजमेंट का। अब इसमें हमारा क्या क्या चीज़ है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में हमारा जो है 5-6 रूल है। सबसे पहला हमारा क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर है। ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट है। ऑथराइजेशन फॉर डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स है। आरओएचएस कंप्लायंस है। इन्वॉल्वमेंट्री ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज है। पब्लिक अवेयरनेस है। मतलब आपको जो भी है ये सब किताबी भाषा लिखा हुआ है, आपको हम ऊपर ऊपर बता देते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे आप जो भी ई वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, आपको क्या करना है, उसको ट्रैक करते रहना है। आपको वो जो है, आप जो भी ई वेस्ट बेच सॉरी आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे उसको वापस से रिकवर कीजिए। आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको टारगेट के अकॉर्डिंग रिकवर कीजिए। जैसे कि अगर कोई फोन कंपनी है वो 1 लाख फोन बेचा है, तो आपको उसमें से सारा 1 लाख फोन को वापस रिकवर भी करना है। ठीक है, अगर 1 लाख का नहीं कर पाए तो 80%, 70%, 50% भी आप उसको रिकवर कीजिए। आप उसको रिसाइकल कीजिए, उसके बाद आप उसको डिस्पोज कीजिए। ठीक है, तो आपको टारगेट वगैरह दिया गया, या फिर लोगों को जाके आप जागरूक कीजिए, उसको समझाइए कि कैसे क्या करना है नहीं करना, वो सारा चीज आप उसको बताइएगा। ठीक है, आपको ई वेस्ट को कलेक्शन भी करना है, आपको कलेक्शन का टारगेट भी दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए अथॉरिटी वगैरह भी बना हुआ है, जैसे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबीएस। ठीक, तो ये सब चीज भी सब में बना हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, हमारा जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है? सेफ हैंडलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, किस चीज का? रेडियो एक्टिव मटेरियल का। मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट में हमारा क्या होता है? जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, ठीक है, उस चीज का क्या करेंगे? सेफ हैंडलिंग, उसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और इसको डिस्पोज कैसे करेंगे, वो आता है किसमें? न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक, और ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल आपका निकलता कहाँ से? न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज से निकलता है, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी ये सब चीज देखता है। साइंटिस्ट लोग जहाँ काम करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल पे, तो वहाँ पे तो ये निकलेगा ही ना। ठीक है, इसका मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे जो भी हमारा वेस्ट है। ठीक, उसके बाद उसको हम एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज तैयार करेंगे। लॉन्ग टर्म डिस्पोजल के लिए हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट को हम लोग जो है कहाँ डालते हैं, स्टोर करते हैं? कहाँ पे? डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज में हम लोग डालते हैं, जहाँ पे उसको जो है बायोस्फीयर से अलग किया जाता है। बात समझ गए? उसके बाद हमारा अगला क्या है? वेस्ट ट्रीटमेंट। कुछ टेक्निक जैसे कि हमारा क्या हो गया? विट्रीफिकेशन, ठीक ना, और या फिर सीमेंटेशन, ये सब इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो हमारा लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या हो सके? सेफ साबित हो सके। उसके बाद हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम लोग एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमको जो है बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। बात समझ गए? उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है? रेगुलेटरी ओवरसाइट। रेगुलर रेगुलेटरी ओवरसाइट में हमारा जो भी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एईआरबी हो गया। ठीक है, इंडिया में हमारा जो है वो देखा जाता है। ये और भी जो भी एजेंसी है, आईएईए हो गया, तो ये सब हमारा जो अपना कुछ ना कुछ नियम कानून बनाते रहता है, या फिर ये लोग जो है मॉनिटरिंग का काम करता है, ताकि हमारा न्यूक्लियर वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके सही से। बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट हमारा क्या हो गया? जो कि हमारा कहाँ से निकलता है? हॉस्पिटल वगैरह से निकलता है। बायोमेडिकल वेस्ट हमारा जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम देखोगे जितना भी हॉस्पिटल है ना, वहाँ से हमारा जो है जो भी हॉस्पिटल का कचरा होता है ना, उसको हम लोग आम कचरा में नहीं मिला सकते। उसके लिए हमको एक प्रॉपर अलग सिस्टम तैयार करना पड़ता है उसका डिस्पोजल के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बात समझ गया? और उसमें जो है इन्फेक्शन फैलने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे? तो इसमें भी वही प्रोसेस है, सेग्रीगेशन। सबसे पहले जो भी अलग अलग तरह का, उसको हम लोग अलग कर देंगे। जैसे कि हमारा जो भी शार्प सामान है, निडिल हो गया, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड हो गया, वो सबको हम लोग अलग करेंगे। जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको अलग करेंगे। जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो रुई सब में ब्लड लग जाता है, वो जो भी चीज़ है, तो जो भी इन्फेक्शियस चीज़ है उसको अलग करेंगे, शार्प चीज़ को अलग करेंगे, नॉन हजार्डस वेस्ट को अलग करेंगे। तो जितना भी काम है सेग्रीगेशन में सबको अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या? कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारा जो है अलग अलग कंटेनर हम लोग रखते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग तरह से उसको कलेक्ट करते हैं।
ठीक, उसके बाद हम लोग उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट भी करते हैं, जिसमें जितना जरूरत है उसके अनुसार हम लोग ट्रीटिंग करते हैं। जो भी जरूरत है उसके अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, जिसको हम लोग दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो लैंडफिल कर लेंगे या फिर इंसैनरेशन कर देते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक कौन सा वेस्ट है? सबसे खतरनाक है न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। और उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? इन्फेक्शियस। इससे आपका जो है इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ज्यादा होता है। बात समझ गए? तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी रूल आया था कब? 2016 में। 2016 में ना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारा रूल आया था, तो आपको सारा रूल देख लेना है कि कौन सा रूल कब आया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी 2016 का रूल है इसको सारा देख लीजिएगा। इसका अलग से एक पीडीएफ जो है हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात आपको क्या बोले हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है बहुत सारा काम का चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारा टेलीग्राम वगैरह का लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये बहुत सारा और भी चीज़ का लिंक मिल जाएगा अदर हेल्पफुल वीडियो का। ठीक है, तो आप उस चीज़ को लिंक के थ्रू बहुत कुछ ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस चीज़ का क्या मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक ना? तो इसलिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हमको क्या देखना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, हमारा जो भी नियम कानून है वो सही से फॉलो वगैरह हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग स्टाफ को ट्रेनिंग और अवेयरनेस देंगे। जो भी हमारा स्टाफ सब है उसको हम लोग एक ट्रेनिंग देंगे कि हमको जो है इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, उसको कैसे फेंकना है, वो सारा चीज़ बताएंगे। इसमें हमारा एक सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग जो है डिस्पोज करते समय एक पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो इन्फेक्शन कम से कम फैले। अगला हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल ऑडिट। अब सवाल ये उठता है सबसे पहला कि सर हमारा जो है ऑडिट होता क्या है? बात समझ गए? तो ऑडिट मतलब हो गया लेखा परीक्षण, मतलब आपका लेखा जोखी देखा जाता है। इसमें ऑडिट में हमारा जो है क्या देखा जाता है, लेखा जोखी देखा जाता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट होता क्या है, देखिए बताते हैं। इन्वायरमेंटल ऑडिट में क्या बोल रहे थे आपको हम, हमारा जो इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑडिट में कंपनी का जो भी पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है ये सब चीज़ चेक किया जाता है। हमारा जो भी कंपनी है उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे हमारा जो भी पर्यावरण है उस पर किस किस तरह से असर पड़ेगा, ये सब चेक किया जाता है। किसमें? इन्वायरमेंटल ऑडिट में। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, एन इन्वायरमेंटल ऑडिट इज एक तरह का क्या है, सिस्टमेटिक, डॉक्यूमेंटेड और पीरियोडिक इवैल्यूएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन का। ठीक है, जिसमें हम लोग एसेस करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर पड़ रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहता है, कंप्लायंस असेसमेंट कि हमको क्या क्या नियम कानून फॉलो करवाना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस हो कैसे चेक चेक किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी देखा जाता है कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट पे क्या क्या रिस्क है वो सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। कंपनी का मतलब देखेंगे ना कि वो कंपनी क्या नियम कानून फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा में हम लोग कंपनी का जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर है, उसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेंगे, उससे क्या क्या रिस्क है वो सब देख लेंगे। रिसोर्स इफिशियंसी देख लेंगे, उसका क्या है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन मतलब कंपनी से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको वो प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक, जैसे कोई कोई फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो उससे बचाव के लिए वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आसपास जो है बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो पेड़ वेड़ लगा रहा है कि नहीं, तो वो सब चीज़ भी देख लेंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब वो जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या सुधार करने का टेक्निक वगैरह लगा रहा है, वो सब चीज़ भी हमको क्या करना है, देखना है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे। हमारा वेस्ट जो है दो तरह का होता है। एक हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको कि हम लोग जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर वो जो है हमारा क्या हो जाता है, मैन्योर या खाद बन जाता है या फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा हमारा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो कि हमारा जो है आसानी से ब्रेक नहीं करता है। ठीक ना, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग से हम लोग को उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। बात समझ गए? जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसमें आपका क्या हो गया, घर का जो भी सब्जी उब्जी का छिलका उसको मिट्टी में गाड़ दीजिएगा, कुछ दिन बाद वो मिट्टी बन जाएगा। लेकिन आपका जो कुरकुरे या बिस्किट सबका प्लास्टिक है उसको आप मिट्टी में गाड़िएगा, वो वापस से मिट्टी नहीं बनता है। ठीक है, तो वो सब आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसमें क्या क्या आपका आ जाता है, की एस्पेक्ट्स में क्या क्या हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा कई तरह का होता है, जिसमें इसका कॉमन एग्जांपल क्या, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हो गया। ये कौन सा मटेरियल है जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरली,
इसका एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हमारा क्या करता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है, जैसे खास करके ओशियन वगैरह में या रिवर वगैरह में जो भी है उसमें पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है। जैसे कि आप देखिएगा प्लास्टिक का बॉटल वोटल फेंक दिया तो अब रिवर तो हमारा गंदा हो ही जाएगा ना, बात समझिए। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं देखिएगा। रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक अवेयरनेस मतलब हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आपका जो भी कचरा है उसको इधर उधर नहीं फेंकिए, आप एक प्रॉपर जगह में यानी कि प्रॉपर जो डस्टबिन वगैरह है उसमें जाकर डाल दीजिए, वहां से उस चीज को इकट्ठा करके उसको क्या किया जाएगा, सही से ठिकाना लगा दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या शॉर्ट नोट्स का, रीयूज और रिसाइकलिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। हमारा जो भी सॉलिड वेस्ट है मतलब ठोस कचरा है उसको हम लोग रीयूज कैसे कर सकते हैं या फिर रिसाइकल करने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए। रीयूज में क्या करेंगे, हमारा जो भी चीज है उसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। मेनी आइटम्स जैसे कि बहुत सारा सामान जैसे कि कपड़ा उपड़ा हो गया, अभी तुरंत आपको टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया, आप पहने आपका भाई पहना, फिर किचन में बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके बाद पोछा लग गया, तो ये क्या हो रहा है, उसका रीयूज हो रहा है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे कि कपड़ा हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। उसको फेंकने से अच्छा है, डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, उसको नजरअंदाज करना या फेंक देना या बर्बाद हो गया, उसको फेंकने से अच्छा है उसको आप क्या कीजिए, रीयूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, हमारा जो इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, एक का कचरा दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा, एक का वेस्ट जो है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। तो आपको इसको इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। जैसे कि आपको बताते हैं अगर कोई फूड इंडस्ट्री है, ठीक ना, अगर हमारा क्या है कोई भी फूड इंडस्ट्री है, ठीक, तो फूड इंडस्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री मतलब जो खाने पीने वाला वेस्ट है, ठीक है, जैसे फूड इंडस्ट्री से भी बहुत तरह का वेस्ट निकलता है, लेकिन जो खाने पीने का वेस्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, जानवर को खिला सकते हैं, इधर उधर जाने से अच्छा है। उसके बाद हमारा क्या है लास्ट में, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो भी हमारा यूज्ड पेपर है, जो हमारा पुराना न्यूज पेपर है, उससे हम लोग पैकेजिंग का सामान वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, प्लास्टिक का हमारा जो भी वेस्ट है, ठीक, प्लास्टिक का वेस्ट क्या करते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल यानी कि पिघला करके हम लोग नया प्लास्टिक का प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं। मेटल्स जो है जैसे कि एल्यूमिनियम स्टील वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, उसको रिसाइकल करके आप जो भी है कुछ अच्छा चीज बना ही सकते हैं। ग्लास वगैरह को आप मेल्ट करके दोबारा से कुछ ना कुछ अच्छा चीज बना लीजिएगा, नया नया डिजाइन का सामान बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि फूड स्क्रैप वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग कंपोस्ट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो कुछ कुछ हम लोग कर सकते हैं रिसाइकलिंग के नाम पे भी। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट ये सब चीज़ का क्या है कि रीयूज और रिसाइकलिंग से हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ऐसे फेंक दीजिएगा तो उससे इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा, लेकिन जब आप उसका क्या करते हैं, रीयूज और रिसाइकल करते हैं तो वो असर कम हो जाता है, जिससे कि हमारा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाएगा, ठीक है। रिसाइकलिंग में हमारा जो है एक तरह से जॉब भी क्रिएट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कि उस जो भी कचरा है उसको आप रिसाइकल करके कुछ ना कुछ अच्छा चीज बनाते रहिए। तो ये था हमारा क्या, सारा पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। बात समझ गए, यहाँ पे हम लोग क्या देखे, जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन था। आप जो है 2022 का भी क्वेश्चन जरूर देखे जाइए, क्वेश्चन कहाँ से रिपीट कर जाएगा कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आप जो है जरूर से जरूर देखिए, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपके काम का बहुत सारा चीज है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।